नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, यानी पिछली परीक्षाओं में चाहे यूपीपीसीएस की हो या अन्य परीक्षाएं हो, हर परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे यूपीपीसीएस की हो या एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या फिर पीसीएस पेट की परीक्षा हो, इन परीक्षाओं के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं ये आपके लिए काफी अहम रोल अदा करते हैं। तो एक बार परीक्षा हॉल में घुसने से पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लगा के ही जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दो तीन जानकारियां दे दें। अगर आप यूपीपीसीएस या फिर यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, तो यकीन जानिए इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कवर करवाया जा रहा है। ये बैच अभी हाल ही में शुरू हुआ है और अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, KD01 कूपन कोड। ठीक है, तो आपके प्राइस कम हो जाएंगे और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि आप इनका प्रिंट निकलवा सकें और फिर उनको रिवाइज कर सकें। और अगर आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाना चाहें तो आप इनके नोट्स भी स्वयं बना सकते हैं। चलिए, इसके अलावा भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, ये बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल आप अवश्य कर लीजिए ताकि आपके प्राइस कम हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एस या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और अगर यूपी ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 15 अंकों का कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये बैच भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनसे जुड़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। तो मनुष्य ने कौन सी धातु का उपयोग सबसे पहले किया था? सोने का तो किया नहीं था, ना ही चांदी का और ना ही लोहे का। सबसे पहले इसने किया था तांबे का इस्तेमाल। अच्छा, लोहे के बारे में आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जाती है और इस स्टेटमेंट को आप याद रखोगे। एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। ठीक है, ये विद्वान है गार्डन चाइल्ड। इन्होंने लोहे के बारे में कहा है कि लोहा एक जनतांत्रिक धातु है। जनतांत्रिक धातु, जनतांत्रिक धातु किसे कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है लोहा को। एज इट इज आप ये स्टेटमेंट याद रखो गार्डन चाइल्ड का। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ, कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ से मिला है। तो देखो, इस शब्द को पकड़ो और आपसे पूछ रहा है पैमाना। तो तीन पैमाने याद रखना, आमतौर पर आपसे पूछे जाते हैं। ये मैंने लिखा पैमाना। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मुझे बताओ तांबे का पैमाना कहाँ से मिला है, अगर आपसे पूछे कि मुझे बताओ मिट्टी का पैमाना कहाँ से मिला है, और अगर आपसे पूछे कि बताओ हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो तांबे का मिला है हड़प्पा से। मिट्टी का कहाँ से मिला है? मिट्टी का मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा से। और हाथी दांत का मिला है लोथल से। ठीक है, एज इट इज ये स्टेटमेंट्स याद रखो। तो आंसर हो जाएगा, हाथी दांत पूछ रहा है, आंसर होगा बी फॉर बॉय यानी कि लोथल से। तीसरे में आ जाओ। तीसरा कह रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो तांबे की तो हो चुकी थी, सोने की भी हो चुकी थी, चांदी की भी हो चुकी थी, लेकिन लोहा नहीं मिला था। ठीक है, तो लोहा ये नहीं मिला था और बाकी मिली जो धातुएं हैं उनमें तांबा, स्वर्ण, चांदी और साथ ही साथ कांसा, इसकी भी प्राप्ति हो चुकी थी। अब आ जाओ चौथे में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। घग्गर की बात हो रही है, तो आलमगीरपुर तो है नहीं। देखो, अगर हम बात सिंधु की करें, सिंधु सिंधु के किनारे कौन कौन से स्थल मिले हैं, तो एक तो आप याद रखो मोहन जोदाड़ो, मोहन जोदड़ो। ठीक है, एक स्थल और याद रखोगे चनवूदड़ो, और एक स्थल और याद रखना कोट दीजी। ये सारे के सारे सिंधु के स्थल हैं। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि ये जो लोथल है ये किस नदी के किनारे मिला है, तो आप बताओगे भोगवा। ठीक है, वापस आ जाओ जरा। यहाँ से इसका सही उत्तर हो जाएगा घग्गर यानी कि बनावली। ठीक, और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 5वें में आ जाओ। फिफ्थ नंबर पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और ये जो कूट दिए गए हैं इनके आधार पर सही उत्तर तक पहुंचिए। सबसे पहला कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी के मुख्य स्थल हैं। बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों, नालियों के जाल के साथ एक नियोजित शहर की स्थापना करी थी। ये भी ठीक है। हड़प्पा के लोग धातुओं का उपयोग नहीं करते थे। ये गलत है। उपयोग का पता इनको नहीं था। ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कह रहा है कि कथन दिया है और कारण दिया है। कथन में कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है। अब इनके खंडहर पड़े हैं तो अब नगर तो बचे नहीं है, सारे के सारे विलुप्त हैं। दूसरा कह रहा है कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, ये भी ठीक है। जब खुदाई हुई थी उस दौरान ये प्रकट हुए हैं। लेकिन अब इसमें देखो जरा, कारण क्या कथन का सही व्याख्या करता है? दोनों को मिला के पढ़ो। कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। नहीं भाई, कारण सही नहीं है। हालांकि कारण सही है लेकिन कथन का कारण, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी सही हो जाएगा आपका। बी फॉर बॉय। आगे बढ़ो जरा, 7वें में आ जाओ। कह रहा है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सीधा सवाल है। ये मैंने आपको एक शहर बताया था। कौन सा शहर था? मैंने आपको बताया था एक शहर जिसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा से कहा था कि ये यहाँ से जो भवन मिले हैं, इन भवनों का निर्माण पत्थरों से किया गया है, अर्थात शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण यहाँ से मिलता है। देखो, मैंने आपको हिस्ट्री बैच में पढ़ाया हुआ है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा में मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था कि धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो भवन है, इन भवनों का निर्माण ये काहे से हुआ है? पत्थर से। ठीक, भवनों का निर्माण पत्थर से हुआ है। पत्थर कहते हैं शैल को। और इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शैलकृत शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिलता है। ठीक है, और वहीं एक शहर और मैंने आपको बताया था, कालीबंगा। एज इट इज ये शहर याद रखोगे। कालीबंगा की क्या विशेषता है? यहाँ की जो फर्श मिली है ये अलंकृत ईंटों से बनी है। अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया। अच्छा, ये जो अलंकृत ईंटें हैं इसका मतलब है जो आजकल आप लोग टाइल्स अपने घरों में लगवाते हो, कुछ इस प्रकार की ईंटें थी, उन पे आकृति बनी थी। ठीक है, और भवनों को पक्की ईंटों का भवनों में प्रयोग किया गया है। तो खैर, यहाँ पर आओ वापस अपने क्वेश्चन में। हड़प्पन संस्कृति में जो शैलकृत स्थापत्य है इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आंसर होगा धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जिस राज्य में है वो आपसे क्षेत्र पूछ रहा है। आंसर होगा गुजरात। अच्छा, गुजरात में एक क्षेत्र और मिला है। अगर हम बात गुजरात की करें तो गुजरात से एक हड़प्पा स्थल और मिला है जिसका नाम है लोथल। लोथल के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन एक बात याद रखना, लोथल में जो भवन मिले हैं, कहते हैं कि इन भवनों की जो खिड़कियां हैं, और ये खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट आपके बनाए जा सकते हैं एग्जाम में। तो खैर, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए आपका धौलावीरा। धौलावीरा में मैंने आपको एक फिगर के माध्यम से बताया था, और ये फिगर कुछ इस प्रकार से था। जैसे ये है पश्चिमी टीला जो कि ऊंचाई पर होता था, और ये रहा पूर्वी टीला, ठीक, जो कि नीचे होता था, इस प्रकार से। ये पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला, और ये है पूर्वी टीला। ठीक है, पूर्वी टीला हल्का सा नीचे जा रहा है और पश्चिमी टीला ऊंचाई पर है। और ये जो धौलावीरा का क्षेत्र है, मैं बात कर रहा हूँ धौलावीरा की। धौलावीरा कहते हैं कि धौलावीरा के जो नगर थे वो 3 भागों में विभक्त थे। यहाँ पर कुछ घर बनाए गए होंगे पश्चिमी टीले में, और इसके बाद पूर्वी टीले में भी कुछ घर बनाए गए होंगे।
यहाँ पर ये सारे के सारे घर ऐसे बनाए गए थे, यानी रक्षा प्राचीर से घिरे घिरे हुए थे। ये पश्चिमी टीला है और ये है पूर्वी टीला, यानी कि जो पश्चिमी टीले में जो घर बनाए गए थे, ये या फिर हम कहें पश्चिमी और पूर्वी संपूर्ण टीले में जो घर बनाए गए थे वो 3 स्तरों में बटे हुए थे। जैसे एक स्तर ये है, एक स्तर ये है और एक दूसरा स्तर ये था। ठीक है? अर्थात ये वाला जो स्तर है इसे कहते हैं गढ़ी, और जो बीच वाला स्तर था उसे कहा जाता है मध्यमा, और जो आगे वाला सबसे पूर्वी हिस्सा होता था उसे कहा जाता था निचला, निचला क्षेत्र। ठीक है? ये निचला क्षेत्र होता था। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में बटे होते थे। लेकिन आम तौर पर जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता बताया था, तो जो साधारणतया घर मिले हैं, वो केवल और केवल 2 ही हिस्सों में बटे हुए होते थे। ठीक है? तो वापस आओ ज़रा, यही आपसे पूछ रहा है, कौन-सा हड़प्पीय क्षेत्र है या हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? 3 भाग का मतलब है गढ़ी, मध्यमा और निचला नगर। ठीक है? इन 3 भागों में विभक्त था। लेकिन आम तौर पर जो सामान्य क्षेत्र मिले हैं, सामान्य नगर मिले हैं, वो 2 भागों में विभक्त मिले हैं। एक तो गढ़ी और दूसरा निचला नगर। और इनमें से कुछ ऐसे नगर मिले हैं जो पश्चिमी जो टीला होता था, यानी कि जो गढ़ी होती थी, वो रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, और जो पूर्वी टीला होता था वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे होते थे। कुछ ऐसी भी जगहें मिली हैं जहां पर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको आप रिवाइज करिएगा। ठीक है? चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो, 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल हैं जो 3 नगरों के जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सा ऐसा स्थल है जहां से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सा? धौलावीरा वाला, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है? और ऐसे भी क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको हड़प्पा के बारे में बताया था। मैंने आपको मोहनजोदाड़ो के बारे में बताया था। तो हड़प्पा हो, कालीबंगा हो या मोहनजोदाड़ो हो, कालीबंगा और हड़प्पा यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी टीला होता था, और ये दोनों ही टीले रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे, जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है? तो 10वें का सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। कह रहा है कि कौन सा प्राचीन नगर है जिसने अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध बांधों की श्रृंखला का निर्माण करवाया, और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था वहां पे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होना चाहिए धौलावीरा। कहते हैं कि धौलावीरा में, या हम कहें धौलावीरा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली बड़ी शानदार मिली है। अच्छा, यही नहीं, एक क्षेत्र और है, ये आपने सुना होगा, शोरतुगई। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है शोरतुगई। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक बांध की भी जानकारी मिली है। इसे कहते हैं गवर बंधो बांध। ठीक है? तो इन सब की भी जानकारी हमें हड़प्पा स्थल से मिलती है। 11 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो, 12 नंबर, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आओ जरा, धौलावीरा के बारे में 2-3 बातें मुझे बताओ। मैंने उठाया धौलावीरा। ये जो धौलावीरा है, इसकी खोज किसने की? क्या पता है आपको? हाँ, इसकी खोज की जेपी जोशी ने। और साथ ही साथ आर एस बिष्ट का भी नाम आता है। आर एस बिष्ट किसके लिए ये चर्चा में रहता है? ये चर्चा में रहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ की बड़ी उन्नत थी। इसके अलावा धौलावीरा से कहते हैं कि एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, एक स्टेडियम की भी प्राप्ति हुई है। और इसके अलावा यहाँ से प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक शवाधान, इनके बारे में भी हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। 12 का सही उत्तर हो जाएगा डी। 13 में आ जाओ, 13। इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि संस्कार यानी डबल बरियल प्रमाण मिले हैं? तो द्वि शव संस्कार कहाँ से मिलते हैं? ये दरअसल कई जगहों से मिलते हैं। आप आओगे लोथल, तो लोथल से भी मिले हैं। आप जाओगे कालीबंगा, तो कालीबंगा से भी मिले हैं। इसके अलावा आप जाओगे राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी और डी हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ो, हड़प्पा स्थल एक है सनौली, जो अभी हाल ही में उत्खनन के कारण चर्चा में रहा। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं?
सनौली है कहाँ पे? सबसे पहले तो मुझे बताओ। ये है अपने उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में बागपत में। और यहाँ पर मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर में आओ। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मांडी। ये भारत के किस राज्य में है? याद रखिएगा, ये जो मांडी है ये अपने यूपी में है। लेकिन यूपी में कहाँ पर? तो आप बताओगे ये है मुजफ्फरनगर में। आंसर हो जाएगा कहाँ? हाँ, डी फॉर डॉग। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मांडी से बहुत सारे सिक्के मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं, और प्राचीन आभूषण भी हमें प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आओ। इसमें पढ़ो और ध्यान से इसका सही उत्तर देखो। वस्त्रों के लिए कपास की खेती ये कहाँ से प्रारंभ मानी जाती है? दरअसल कपास की खेती ये भारत से प्रारंभ मानी जाती है, और ये सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको हिस्ट्री बैच में बताए हुए हैं। मैंने आपको दो तीन बातें यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर हम बात भारत की करें, गौर करना, कहते हैं कि कपास उगाने का श्रेय ये किसे दिया जाता है? याद रखो, एग्जाम में पूछा गया है। ये दिया जाता है हड़प्पा के लोगों को। ठीक है। कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, अगर हम बात यूनानियों के पर्सपेक्टिव से करें, तो यूनानियों ने इसे क्या कहा है? यूनानियों ने कहा है इसे सिंडोन। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। एक मैं सवाल और आपसे पूछता हूँ। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में मैं कृषि के बारे में एक सवाल पूछता हूँ। मुझे बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता में संयुक्त कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? संयुक्त कृषि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, संयुक्त कृषि के प्रमाण मिलते हैं हमें कालीबंगा से। कौन कौन सी फसल साथ साथ उगाने के प्रमाण मिले हैं? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, 17। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण है जो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? 17 का सही उत्तर क्या होगा? पढ़ो, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, तो आपको पता होगा मृण मूर्तियां तमाम मिली हैं, तो ये तो सही है। वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे गए रथों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो आमतौर पर मेला है, लेकिन इसके कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके इसके बाद और आगे बढ़ो। चौथा, ऊँट का सही इस्तेमाल करें। इसमें केवल और केवल दूसरा सही होगा। बी फॉर बॉय, 17वें का बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथनों को पहचानो। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतया लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, और ये वर्चस्वशाली नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18। एक मिनट, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, जस्ट वेट। कह रहा है कि ये जो सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये लौकिक सभ्यता थी। उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ ठीक है, धार्मिक तत्व उपस्थित था। आपको पता होगा कई पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है, और भी कई सारी मृण मूर्तियां मिली हैं। मात्र सत्तात्मक प्रधान था, तो कहीं ना कहीं धार्मिक तत्व इसमें मौजूद था, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, ये भी ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा दोनों। 19 में आओ। 19 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से, चनहूदड़ो से, या फिर लोथल से। और ऑप्शन क्या है? मोहनजोदाड़ो। सही उत्तर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है एक कुबड़ वाला बैल। देखो, मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त क्या हुआ है? यहाँ से प्राप्त हुआ है कुबड़ वाला कुबड़ वाला बैल। और ये जो कुबड़ वाला बैल है, इसी को वृषभ कह दिया गया है, यानी वृषभ मुद्रा। ठीक है। वापस आओ जरा क्वेश्चन नंबर 20 में। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ये पीपल है, याद रखिएगा, पीपल। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। 21 कह रहा है
कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो बैल का तो मिला है, हाथी का भी मिला है, घोड़े का भी मिला है, पशुपतिनाथ की मैंने आपको मोहर बताई थी, है ना? उसमें मैंने आपको पशु बताए थे 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार के पशु थे, लेकिन 6 पशु थे, 2 दाएं, 2 बाएं और 2 नीचे। तो ये सारे के सारे हैं। 1 मिनट, बैल भी है, अ, भेड़ भी है, घोड़े का अंकन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, घोड़े के दांत और इसके अलावा घोड़े की अस्थियां और भी कई सारी चीजें मिली हैं, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या फिर हाथी? इसका जो सही उत्तर होगा ये शेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? बैल के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में, हाथी के बारे में या फिर ननापीस के बारे में? यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, है ना? चूंकि आप अगर घोड़े को देखोगे तो घोड़े के बारे में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, जैसे घोड़ा की, मुझे बताओ, अस्थियां ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की जो अस्थियां हैं ये मिली हैं सुरकोटदा से, सुरकोटदा। फिर मुझे बताओ, घोड़े की मृण मूर्तियां, मृण मूर्तियां ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं लोथल से। तो घोड़े के बारे में जानकारी थी। और इसके अलावा घोड़े के दांत भी कहीं से प्राप्त हुए हैं क्या? हाँ, ये प्राप्त हुए हैं राणा घुंडई से। घोड़े के दांत राणा घुंडई से प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 बातें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं समय समय पर। ठीक है, डी पार्ट इसका सही होगा। 24 में देखो, 24 कह रहा है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण समझा गया है? अभी हाल ही में शोध किए गए हैं, तो उसके आधार पर आपसे सवाल पूछ रहा है, उसके आधार पर। तो यहाँ पर 900 वर्षों की वर्षा कही गई है कि नहीं हुई थी, और यही कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता को, देवता की जो कृति हुई है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मृड पट्टिका पर सींग युक्त देवता की कृति ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है मोहनजोदाड़ो से या फिर कालीबंगा से? आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, बी पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट देखो, कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर पनपी थी? नील नदी के तट पर तो मिस्र है ना, तो मिस्र की सभ्यता पनपेगी नील नदी के तट पर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से ये जो सभ्यताएं दी हैं इनको दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सजाओ, कि उत्तर में कौन थी, इसके बाद कौन थी, इसके बाद कौन थी और उसके बाद कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो अब यहाँ पर आओ, आपसे माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, यही आपसे सभ्यताएं आपके एग्जाम में दी गई थी। अब इसमें से एक सभ्यता है जिसका नाम है एजटेक सभ्यता। एजटेक सभ्यता। अब ये जो एजटेक सभ्यता है, कहते हैं कि ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में पनपी थी। मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग में इस सभ्यता का विकास हुआ। एक सभ्यता और है, इसका नाम है माया सभ्यता। और ये जो माया सभ्यता है इसके बारे में कहते हैं कि ये मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में इसका विकास हुआ। एक सभ्यता आपने और पढ़ी होगी, मुइस्का, मुइस्का सभ्यता। इसके बारे में कहा जाता है कि ये दक्षिण अमेरिकी भाग में, दक्षिणी अमेरिका भाग में इसका विकास हुआ। और एक सभ्यता है जिसका नाम है इंका सभ्यता। कहते हैं इसके बारे में कि ये सभ्यता दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग, यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई। तो ये इसका जो सही डायरेक्शन होगा उत्तर से दक्षिण क्रम में, ये होगा एजिटेक, फिर माया, फिर मोइस्का, फिर इंका। 28 में देखो, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे प्राचीन सभ्यता आपसे पूछी है। इंडस वैली है, चाइनीज है,
इजिप्शियन है या फिर मेसोपोटामिया इराक की है। यही डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया ईरान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है। लेखन कला की उचित व्यवस्था को विकसित किसने किया था। तो सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या फिर चीन। आंसर हो जाएगा सुमेरिया। ठीक है, सुमेरिया के बारे में कहा जाता है कि ये प्रथम लिपि आविष्कार करता है। सुमेरिया, जो सुमेरिया सभ्यता है, इसके बारे में दो तीन बातें आप याद रखो। सबसे पहली बात कहते हैं कि ये प्रथम लिपि आविष्कार करता है। प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता, आविष्कारकर्ता। ठीक है, इसके अलावा इसे कहा जाता है सुमेरिया की दरअसल क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतया सबसे प्राचीन लिपि है। अर्थात इसकी एक लिपि है क्यूनिफॉर्म, इसे सबसे प्राचीन लिपि के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। तो 29 का सही हो जाएगा सी पार्ट। अब आ जाओ 30 में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि ये सामान्यतया आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सामाजिक व्यवस्था भी में भी अगर बदलाव लाना है, आपको इकोनॉमी में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। तो सुमेरियन से तो है नहीं, इंडस वैली से है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से। अच्छा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें मैंने आपको तीन इसके विभाजन पढ़ाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के। याद करो थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता के तीन विभाजन कौन कौन से। ये तीन मैंने आपको संस्कृतियां भी पढ़ाई थी, है ना। पूर्व सैंधव सभ्यता में कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं, उत्तर सिंधु सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, सारी की सारी बातें हमने आपको बताया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो तीन पार्टीशन हैं, ये कौन कौन से हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं जो पूर्व सिंधु सभ्यताएं कहलाती हैं। पूर्व सिंधु सभ्यताएं। और ये जो पूर्व सिंधु सभ्यताएं हैं, कहते हैं इनका जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, लगभग लगभग 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड माना गया है। 2600 बीसी तक का टाइम पीरियड माना गया है। कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं, जब पूर्व सिंधु सभ्यताओं का विकास हुआ तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सिंधु सभ्यता अपने पूर्ण विकास पर पहुंच गई, अर्थात पूर्ण विकसित हड़प्पा, पूर्ण विकसित विकसित हड़प्पा, इस सभ्यता का उदय हुआ। ये पूरी तरह से विकसित थी और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग लगभग 2600 बीसी से लेकर लगभग 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड माना जाता है। हालांकि अलग अलग विद्वान इसका समय काल अलग अलग निर्धारित करते हैं। जैसे कुछ विद्वान 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का इसका कार्यकाल मानते हैं, इसका टाइम पीरियड मानते हैं। ठीक है, तो ये इसमें से ज्यादा मान्य है। तो खैर, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। मैंने आपको सारे के सारे विद्वानों का उनका अलग अलग मत हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आओ, सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा काल है, ये उत्तर सिंधु सभ्यताएं हैं। यानी कि एक ऐसा काल जिसमें पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद कुछ सभ्यताएं विकसित हुई हैं। इन्हें कहते हैं उत्तर सिंधु सभ्यताएं। उत्तर सिंधु सभ्यताएं। और इनका कार्यकाल क्या माना जाता है। इनका कार्यकाल माना जाता है 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग काल विभाजन किया गया है। ठीक है, 31 का सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। और आगे बढ़ो जरा, मैं आपको लिए चलता हूँ 32 यानी कि 32 की तरफ। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। प्रागैतिहासिक से तो है नहीं, आद्य ऐतिहासिक से है। आद्य ऐतिहासिक, ऐसा क्यों है, आओ जरा समझते हैं। मैंने आपको तीन शाखाएं बताई थी, कौन कौन सी। एक बताई थी प्राग इतिहास, इतिहास में गौर करना। इतिहास में हमने आपको ये तीन शब्दावलियों से परिचित कराया था। एक मैंने बताया था प्रागैतिहास क्या होता है, इसका मतलब क्या है। फिर मैंने एक शब्दावली से आपको परिचित कराया था, ये है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास काल।
तो आद्य इतिहास काल का मतलब क्या है? ठीक है। और एक शब्द से मैंने और आपको परिचित कराया था, ये शब्द है इतिहास, या फिर इसी को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब इन शब्दों की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, जरा गौर करना। प्राग इतिहास किसे कहते हैं? यानी एक ऐसा काल जिसमें लिपि ही नहीं थी, मनुष्य इनका विकास ही नहीं कर पाया था, अर्थात लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों वाला काल कहलाता है प्राग ऐतिहासिक। लिपि विहीन, लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों वाला, लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों वाला काल, इसे कहते हैं प्राग इतिहास। यानी कि लिपि विकसित ही नहीं कर पाया था तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अब ये आदि इतिहास काल का मतलब क्या है? इसमें मनुष्य ने लिपि का विकास कर लिया था, लेकिन आज का जो मानव है वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं अपने संदर्भ में कि इस काल की जो लिपि है वो अस्पष्ट है, अर्थात अस्पष्ट लिपि वाला काल। अस्पष्ट लिपि वाला, लिपि वाला काल, ये आ जाता है आदि इतिहास काल में। ठीक है। अर्थात इसे हम पढ़ नहीं सकते, या हम कहें इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आगे हो सकती है संभावना कि पढ़ लें, लेकिन हाँ, ये शब्द जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, पढ़ नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा शब्द। पढ़ा नहीं गया है, ऐसे लिखो। हो सकता है आगे और शोध कार्य हो तो हम इस लिपि को पढ़ने में सफल हो जाएं। अब यहाँ पर आओ, ये लिखा ऐतिहासिक काल, इसका मतलब क्या है? मानव ने जो लिपि का इस्तेमाल किया उसे हम पढ़ पाए, यानी कि लिपि युक्त लिखित मानव इतिहास इस काल के प्राप्त हैं। तो ऐसा काल जिसके साक्ष्य लिखित रूप से प्राप्त हैं और हम पढ़ भी सकते हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। यानी लिपि युक्त, लिपि युक्त लिखित मानव इतिहास का काल, लिखित मानव इतिहास का काल, ये कहलाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब ये जो आद्य इतिहास काल है जिसकी लिपि पढ़ी नहीं गई गई है, यही है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सिंधु घाटी सभ्यता का काल, अर्थात आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता की भी जो लिपि है चित्राक्षर, उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों? क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज। अच्छा, आर्य सभ्यता कैसी थी? ये आर्य सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण थी, और सिंधु सभ्यता ये नगरीय थी। यही मुख्य अंतर था। 34 में आ जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा गया है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण मृद भांड है, लिपि नहीं है, नगर नियोजन भी नहीं है, तांबा भी नहीं है। इसका कारण है मृद भांड। मृद भांड का मतलब क्या है? मृद भांड का सीधा सा मतलब है मिट्टी के बर्तन। दरअसल ये जो काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृद भांड हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड हैं। और अगर वहीं धूसर और चित्रित धूसर मृद भांड की बात करें तो ये आर्यों से संबंधित हैं। दो मृद भांड याद रखो। काले रंग की आकृति से चित्रित, गौर करना, काले रंग की आकृति से चित्रित, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृद भांड, लाल मृद भांड, ये किस सभ्यता का प्रतीक है? ये है हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक। और वहीं कुछ ऐसे भी मृद भांड मिले हैं जो धूसर हैं, यानी मिट्टी के रंग के हैं, भूरे रंग के हैं, अर्थात धूसर एवं चित्रित धूसर, चित्रित धूसर मृद भांड। और ये मृद भांड बाद के हैं, अर्थात ये आर्य सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, तो वापस आ जाओ जरा। सही उत्तर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 35 पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर उपर्युक्त सभी। देखो, कह रहा है कि सिंधु घाटी की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति से अलग है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन था। बिल्कुल सही है।
सिंधु घाटी संस्कृति के पास अपनी चित्रलेखीय लिपि थी। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था चित्रात्मक लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये भी सही है, डी फॉर डॉग सही हो जाएगा। 36 में देखो, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। ये है पुरातात्विक खुदाई। मैंने आपको शुरुआत में ही हिस्ट्री में बताया था कि खुदाई से ही स्थलों को ढूंढा गया है ना? मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि अगर रेल बिछानी है तो उसके लिए ईंटों का इस्तेमाल करना होगा। तो एक शहर ढूंढा गया, या हम कहें जहां से ईंटें निकाली जा रही थी वहां पर एक विकसित नगर बसा हुआ था। इसकी जानकारी हमें खुदाई के बाद ही प्राप्त हुई है। अर्थात हड़प्पा के बारे में अगर जानना है तो फिर इसका जो कारण है या इसका स्रोत है वो है खुदाई। ठीक, तो 36 का उत्तर हो जाएगा हाँ, सी पार्ट। 37 देखो, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख नहीं, पुरातत्व संबंधी खुदाई, ये सही होगा। 38 में आओ। 38 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं, बर्तन हैं, जेवर हैं, हथियार है, औजार है, या मंदिर है, या फिर लिपि है? इसमें कौन होगा सही उत्तर? सही उत्तर मेरे हिसाब से मोहरे होना चाहिए, क्योंकि बर्तन, जेवर, हथियार या फिर औजार, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिली, लेकिन हाँ, मोहरों से आप पता लगा सकते हो कार्बन डेटिंग आदि के माध्यम से। तो मोहरों पर कई सारे चित्र थे, और इन चित्रों से आप पता लगा सकते हो यहाँ की सभ्यता के बारे में कि ये लोग मातृ सत्तात्मक थे, पितृ सत्तात्मक थे, इनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, किन किन पशुओं को ये पूजते थे, जैसे हाथी, हिरण आदि के चित्र मिले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ो जरा। 39 में, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। अब देखो यहाँ पर एम रफीक मुगल की हम बात कर लें, यहाँ पर आओ, मैं बात कर रहा हूँ मुगल साहब की, रफीक मुगल साहब। दरअसल इनका मानना था कि जो रावी नदी क्षेत्र है, हड़प्पा का विकास यहीं से हुआ है। अर्थात जो हड़प्पा का विकास है, हड़प्पा का जो विकास है वो कौन सा क्षेत्र है? यह है रावी नदी क्षेत्र, सिंधु नदी क्षेत्र। ठीक है, तो ये वाला जो इनका पार्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेसोपोटामिया से प्रेरणा लिए, ये गलत हो जाएगा। ए पार्ट सही होगा। मैके के अनुसार सुमेर से लोगों का पलायन हुआ है, बिल्कुल सही है। व्हीलर साहब के अनुसार पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ है, ये भी ठीक है। अमलानंद घोष कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पन सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, ये भी ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं आजकल, चाहे पीसीएस हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी हो। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। इसमें कह रहा है कि जो हड़प्पा है उसकी खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी साहब ने। हस्तिनापुर, इससे संबंधित कौन है? तो हस्तिनापुर से संबंधित है कहाँ गए बेबीलाल, ये हैं। और तक्षशिला से संबंधित हैं मार्शल साहब, तो आंसर होगा मार्शल। और कौशाम्बी से संबंधित हैं मजूमदार साहब। ठीक, तो अब इस प्रकार से आप यहाँ से मैच करा लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, याद रखिएगा। प्राचीनतम प्रमाण, ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ, ये जो चांदी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो ये कहीं ना कहीं से चांदी मंगाते होंगे। तो ये चांदी आयात कहाँ से करते थे? चांदी का ये आयात कहाँ से करते थे? एज इट इज सवाल पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे फैक्ट्स एक टेबल बना के हमने आपको बताया हुआ है। चांदी ईरान से, इसके अलावा मैसोपोटामिया से। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की राजस्थान में एक जबर खान भी है। साथ ही साथ अजमेर की खाने, अजमेर की खाने, यहाँ से ये चांदी प्राप्त करते थे। और राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, खेतड़ी, यहाँ से ये तांबे को आयात करवाते थे। तो ये कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति। और आगे बढ़ो जरा, 42 में आ जाओ। 42 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ है?
मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य रूप से किसका उपयोग हुआ है? देखो, एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पर आपको लिए चलते हैं, फिर बताते हैं। इसमें दरअसल काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड का इस्तेमाल होता था। और अगर हम बात हड़प्पा की करें, गौर करना, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिला है? मृदभांड। देखो, ये जो मृदभांड हैं, कहते हैं कि पहले ये पैर से एक चाक चलाया जाता था, यानी हम कह सकते हैं पैर चालित चाक। पैर चालित चाक से ये मृदभांड बनाए जाते थे। फिर जैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, इसके बाद हाथ चालित चाक के माध्यम से के द्वारा मृदभांड बनाए जाने लगे। ठीक है। अच्छा, इस सभ्यता में जो बर्तन बन रहे थे, बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में ये दो प्रकार के बन रहे थे। कौन कौन से प्रकार के? कुछ ऐसे बर्तन होते थे जो बिना डिजाइन के होते थे, कुछ ऐसे बर्तन जो बिना डिजाइन वाले होते थे, इनमें कोई डिजाइन नहीं, बिल्कुल सिंपल बर्तन होते थे। कुछ ऐसे बर्तन होते थे जो चित्रित होते थे, चित्रित मृद भांड, अर्थात इनमें चित्र बने होते थे। अच्छा, ये जो बर्तन बनते थे मृद भांड, कहते हैं कि ये मिट्टी और रेत को मिला के बनाए जाते थे। मिट्टी और रेत से निर्मित होते थे। मिट्टी और रेत से पहले ये बनाए जाते थे, फिर इनको आग में पकाया जाता था। आग में इन्हें पकाया गया। इसके बाद जब ये आग में पका दिए जाते थे, चूंकि मिट्टी के हैं तो इनका जो रंग होता था वो हल्का भूरा लाल हो जाता था। ठीक, भूरा लाल ये रंग हो जाता था। अब ऐसी स्थिति में भूरा, अर्थात इसे ही धूसर कहा गया है। धूसर लाल रंग के मृद भांड होते थे। तो अब मानो ये मृद भांड है कोई एक बर्तन। होता इसमें ये था कि ऊपर से इसमें लाल रंग की पुताई की जाती थी। ऊपर से इसमें लाल रंग की पुताई होती थी, और इसके बाद फिर नीचे काले रंग की काले रंग की इसमें चित्रकारी होती थी। ठीक है, कुछ ऐसे बर्तन बनाए जाते थे। यहां तक बात आप समझ पा रहे हो हमारी? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 42 में आओ। कह रहा है कि किस रंग का उपयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा लाल। 43 देखो, 43 कह रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व हड़प्पन से माना जाता है, प्री आर्यन, सॉरी, पूर्व आर्य यानी कि प्री आर्यन, अर्थात सैंधु सभ्यता से। और यहाँ पर अतिशय मूर्तियां प्राप्त हुई थी इस समय। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता की पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी का हुआ है, गैंडा का भी हुआ है, बाघ का हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। ठीक है। और गाय को सर्वाधिक महत्व कब दिया जाता है? ये दिया जाता है वैदिक काल में। गाय को अगन्या भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कौन सा हड़प्पा स्थल है, कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा। इसमें सोहगौरा सही होगा, ये हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो ये है क्या? आओ देखो, मैं बात कर रहा हूँ सोहगौरा की। अब अगर सोहगौरा के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता ये चलता है कि ये यहाँ पर एक मौर्यकालीन ताम्र लेख मिला है। ताम्र लेख, तो ये ताम्र लेख किस काल का है? काल है मौर्य काल का। ठीक है। और ये जो ताम्रलेख है ये किस राजा से संबंधित है, किस शासक के बारे में जानकारी देता है? मौर्य काल का है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी देता है। सवाल ये आया कि ये जो ताम्रलेख है सोहगौरा, इसमें कौन सी लिपि का वर्णन किया गया, या हम कहें इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है, और इसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? लिपि है ब्राह्मी, और भाषा कौन सी है? भाषा है प्राकृत। एज इट इज आपसे सवाल ऐसे ही पूछे आते हैं, याद रखिएगा सो गौरा में कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये जो सौ गौरा है ना, इसमें एक बात का वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन ये मिलता है, इसमें कहा गया है कि अनाज ग्रहों का उपयोग कब किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कहा यह गया है कि अनाज ग्रहों का उपयोग तब किया जाएगा जब राज्य में सूखा और अकाल जैसी स्थिति आ जाएगी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भीषण अकाल भी पड़ा था।
और उस समय सो गौरा अभिलेख में ये वर्णन मिलता है कि जब अकाल हो तब अनाज ग्रहों का इस्तेमाल किया जाएगा जनता में अनाज को बांटने के लिए। ठीक है, तो खैर ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है सो गौरा का अभिलेख जो कि गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 45 क्वेश्चंस। इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स हैं। आपकी अगर परीक्षा यूपीपीसीएस की लगी हुई है, पेट 2025 के लिए भी ये सवाल अति अनिवार्य हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलटी ग्रेड परीक्षा जो कि आपकी लगी हुई है या फिर किसी भी परीक्षा में अगर हिस्ट्री आती है तो इन सवालों को आप एक बार जरूर लगाइए। चलिए इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।